हेलो एंड वेलकम, दिस इज राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का काव्यखंड अध्याय 9 फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ और गजल। तो सबसे पहले हम अपने इस वीडियो में रुबाइयाँ और गज़ल की एक समरी को जानेंगे और जानेंगे फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो की। तो फिराक गोरखपुरी का जो मूल नाम था वह रघुपति सहाय था और बाद में इन्होंने अपने नाम को बदलकर फिराक रख लिया। फिराक का मतलब होता है जुदा होना या अलग होना। तो इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत और बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में होती है और 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होते हैं, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद से त्याग दे देते हैं और 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी होती है इनको। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक भी रहे हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके ज़माने में इनसे बड़ा अंग्रेजी का ज्ञाता और कोई नहीं था। भारत में जब अंग्रेजी इतनी मशहूर नहीं थी, इतनी आम जनमानस की बोली नहीं थी, या बहुत कम लोग थे जो भारत में रहकर अंग्रेजी सीखते थे, उनमें से फिराक गोरखपुरी एक थे। तो यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के एक विभाग में अध्यापक पद पर भी रहे, तो उससे हमें पता लगता है कि अंग्रेजी को लेकर इनका ज्ञान कितना रहा होगा। तो इनको जो सम्मान मिले हैं उनको जान लेते हैं। तो गुले नगमा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं ये, और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। यह इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ और रचनाएं हैं। अब इनका निधन 1983 में हो गया। इनकी ही एक गज़ल के साथ शुरू करते हैं आप इनके बारे में। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों की नींद आती है। तो उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत और रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। अब जो उर्दू शायराना अंदाज है उसमें क्या है, रोमानियत और रहस्यवाद और जो शास्त्रीय एक तरह से पैमाना रहा है, उसी में जो उर्दू शायरी है बंध कर रह गई थी, जिसे क्या है लोक जीवन और संस्कृति के पक्ष उसमें नहीं उभर पाते हैं। लोग उन शायरियों से अपने आप को जोड़कर नहीं देख पाते हैं। तो नज़ीर अकबर बादी और इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस विरासत या इस रिवाज को तोड़ा है, और इनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। हम क्यों कह रहे हैं कि फिराक गोरखपुरी ने उन रिवाजों को तोड़ा है? क्योंकि इन्होंने उर्दू शायराना और उर्दू गज़ल को एक ऐसा रूप दिया है, एक आम बोलचाल की भाषा और उनके शब्दों का ऐसा समावेश किया है जो
हर कोई सरलता और सहजता से समझ सकता है, ना कि इन्होंने शास्त्रीय मापदंडों में अपनी शायरी और अपनी गज़ल को बांधा है। फिराक ने परंपरागत भाव बोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। इस बात को हम और भली भांति समझ पाएंगे जब हम इनकी गज़ल को पढ़ेंगे। तो उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द और व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढाला है। इन्होंने जो भी अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ की हैं, सामाजिक दुख दर्द थे, उसको इन्होंने अपनी शायरी में ढाला है। तो इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल गढ़ा है, खड़ा किया है। तो उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। तो मीर गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। इन्होंने, हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो गज़ल और शायरियाँ लिखी हैं वह लिखी नहीं है बल्कि कही हैं। कही किस में है? संवाद स्वरूप, एक सरल सहज भाषा में। तो प्राकृतिक मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यंगता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। जिसे हम भौतिक कहते हैं वह दिव्य भी है। तो फिराक की रुबाई, अब हम रुबाइयाँ और गज़ल उनके सार पर आते हैं। तो जो फिराक ने रुबाइयाँ लिखी हैं, हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। रुबाइयाँ क्या है? हिंदी का हमें एक घरेलू रूप दिखता है जिसमें भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। इसमें वात्सल्य यानी कि माता का अपने पुत्र के प्रति या माता या प्रेम, जो बालक के प्रति प्रेम दिखाया जाता है, उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। तो सूरदास के वात्सल्य रस के बहुत बड़े कवि हुए हैं। तो इनकी हम रुबाइयों में भी इसी तरह की झलक देखने को मिलती है। जैसे कि इनकी रुबाई में प्रयोग किया गया है, मुझे चांद चाहिए मैया री मैं चंद्र खिलौना ले हूँ। तो जैसे कि जो फिराक जी हैं, इनकी गज़ल में, इनकी रुबाइयों में इस लाइन का प्रयोग किया गया है कि मैया मुझे चांद चाहिए। और इसी तरह से सूरदास ने अपनी एक कविता में किस तरह से प्रयोग किया है इसी बात को, कि चंद्र खिलौना ले हूँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वात्सल्य रस का जो प्रयोग किस तरह से लेखक ने किया है, और आज भी उन बच्चों के लिए जो मन लुभावन खिलौने के तौर पे चांद का प्रयोग, और वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते हैं। जो बच्चे खुले में आज भी छत पर चटाई पर जो बिछाकर सोते हैं, वह क्या है? चंदा मामा के जो नदियाँ किनारे उतरने और बिल्कुल जो कल्पित दूध भात खाने की जो कल्पना से निहाल हैं। तो मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है, और बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हों पर चंद्राभ रिश्ते का मर्म समझते हैं। तो एक कठिन दौर है यह। अब क्या है, यहाँ पर यह बताया गया है कि चाहे सूरदास जी के ज़माने की जो कविताएं हों, चाहे आज जब हम फिराक गोरखपुरी की कविताएं पढ़ते हैं, दोनों में हमें यह बात जाहिर होती है कि आज भी जो बच्चे, नन्हे बच्चे हैं, उनको खेलने का जो एक तरह से चंदा मामा का जो वह स्वरूप हमारे भारतीय समाज में है कि चंदा मामा, अलग अलग तरह की जो लोरियाँ बनी हैं चांद को लेकर, उनसे आज भी बच्चे खेलते हैं। कौन से बच्चे? जो छत पर चटाई पर नीचे बिछाकर सोते हैं।
ना कि जो वातानुकूलित जो एसी वाले कमरे में अंदर बंद रहते हैं। ऐसे बच्चों के अलावा आज भी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो चटाई पर बिछाकर खेलते हैं और सोते हैं, तो उन बच्चों की बात की गई है। तो घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। तो इस गज़ल या इस लाइनों से हमें क्या बताना चाहते हैं कवि? इसे पता लगता है कि आज भी ऐसे गरीब माँ बाप हैं जो मेले में तो अगर जाते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए मिट्टी तक का खिलौना दिला पाने में सक्षम नहीं हैं, है ना। तो इस तरह के अपने मार्मिक अनुभवों को और मार्मिक क्षणों को अपनी गज़लों में व्यक्त करना, यह जो खासियत है यह लोकप्रिय बनाती है लेखक को। तो लोका देना यानी कि अपने हाथ में रखकर बच्चे को उछालना। जब हम उछालते हैं तो उसे कहते हैं लोका देना। और घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, अपने घुटनों पर रखकर उसे कपड़े पहनाना, ठीक है। और गेसुओं में कंघी, अपने जो उसके केस हैं, उसके जो बाल हैं उसमें कंघी करना। रूपवती मुखड़ा और नर्म दमक और जिद याया जो बालक है, रस की पुतली। इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, आमतौर पर इन शब्दों का प्रयोग उर्दू में नहीं देखने को मिलता, उर्दू फारसी में नहीं देखने को मिलता। यह कहाँ, यह क्षेत्रीय भाषाओं में देखने को मिलता है। जैसे कि लेखक ने जिन क्षेत्र में यह दृश्य देखे हैं उन क्षेत्रीय भाषाओं को अपने गज़ल में समाहित किया है। तो हमें ऐसे एक जो परंपरागत जो रिवाज चला आ रहा था कि उर्दू और फारसी के जो शास्त्रात्मक जो भारी भरकम जो शब्द हैं उनका प्रयोग करके ही गज़ल बनाई जा सकती है, उस रिवाज को तोड़ा है यहाँ पर फिराक गोरखपुरी ने, और आम बोलचाल की भाषा और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके गज़ल का निर्माण किया है। तो कितनी एक अलग पहल दिखती है हमें इनकी गज़ल में। तो यह कुछ जो विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे जो गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। अब गांधी जी क्या है, ऐसी भाषा जो हिंदुस्तान की ऐसी भाषा हो जो हिंदुस्तानी ज़बान की हो। हिंदुस्तानी ज़बान से आशय यह था गांधी जी का जिसमें उर्दू, हिंदी और लोक भाषाओं जो क्षेत्रीय भाषाओं का मिश्रण हो, ऐसी भाषा हिंदुस्तान की होनी चाहिए। ऐसा सपना गांधी जी ने देखा था और उसको गज़ल के रूप में यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत किया है बड़ी ही खूबी के साथ। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतर आया है। अब माँ क्या है, बच्चे के हाथ में जो दे देती है आईना, और वो कहती है कि चांद, आईने में क्या है, चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद है, कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला। अब क्या है, एक कल्पना करती है माँ और बच्चे को कहती है कि आप अपना चेहरा देखो आईने में, और कहती है तुम्हारा जो मुखड़ा है किसी चांद से भला कम है। तो रूपवती मुखड़े में नर्म दमक, अब जो मुखड़ा देखता है बच्चा उसमें उसकी एक नरम दमक दिखती है, और लाने के लिए छठे तमाशे और पर्व त्यौहार पर ही सही कुछ नहीं नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। वह अब लेखक अपनी कविता में बताता है कि हालांकि चाहे कोई कितना ही गरीब माँ बाप क्यों ना हो, लेकिन त्यौहार पर, तीज त्यौहार पर जो बच्चे की फरमाइशें होती हैं उसको ज़रूर पूरा किया जाता है। भले ही एक छोटी सी फरमाइश हो लेकिन उसे पूरा कर दिया जाता है माँ बाप के द्वारा। तो दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, अब इसी फरमाइश को पूरा करते हुए दिवाली होती है तो उसमें चीनी मिट्टी के खिलौने दे दिए जाते हैं। राखी में क्या है, बिजली की जो चमक रहे लच्छे खरीद दिए जाते हैं बच्चों के लिए। या रक्षाबंधन हो तो उसमें एक मीठा बंधन है, और रक्षाबंधन के जो कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे होते हैं उनको खरीदा जाता है माँ बाप के द्वारा। और सावन में रक्षाबंधन आता है और सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, और घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से है। अब जो सावन का मौसम होता है बरसात का मौसम, ठीक है। अब बरसात में जब बरसात होती है तो बिजली भी कड़केगी। अब बिजली बरसात का कैसा मौसम, जो संबंध है, हम कितना घना संबंध है, ठीक है। बादलों से बिजली बरसात होती है और बादलों से ही बिजली उत्पन्न होती है, तो कितना घना संबंध है। तो उसी तरह से संबंध को किस तरह से यहाँ प्रकृति का रूप दिया गया है, मानव संबंधों को प्रकृति का रूप देते हुए किस तरह से लेखक ने भली भांति समझाने का प्रयास किया है कि भाई और बहन का संबंध कुछ ऐसा ही है।
जैसे बरसात और बिजली, कड़कती बिजली का हो। तो पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। अब इस पाठ में क्या है, उनकी एक गज़ल भी शामिल है। हमने ऊपर रुबाइयाँ थी उसके उदाहरण पढ़े, अब इसमें क्या है, गज़ल की भी उदाहरण दिया गया है, गज़ल भी दी गई है इस पाठ में। तो रुबाइयों की ही तरह फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की जो परंपरा भरपूर है, और इसकी अद्भुत जो नमूना है यह है गज़ल। यह गज़ल कुछ इस तरह बोली गई है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है, और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। तो कुछ इस तरह से लेखक और इस गज़ल और जो रुबाइयाँ हैं इनका सार हमने पढ़ा। तो अब हम आगे अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि रुबाइयाँ और गज़ल, उनके ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे और उसके हम अध्ययन उसका और उसकी व्याख्या को समझेंगे। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो।